Hello and welcome you all on this YouTube channel of Learning Lab where you can learn without limits. This is Yogendra, your history educator, and I'm going to discuss your 2019 GS1 history paper. In our last video, we have discussed till question number 2.6. So in today's video, we are going to discuss from 2.7 onwards. Okay, so let's begin our today's lecture. And the first question is about Indian Renaissance and how it supports the discovery of ancient Indian history. So first we have to understand the basic premise, the context of the question, that why this question asked. So in this question, you have to know about Indian Renaissance and the discovery of ancient Indian history. These two key phrases are important. So you have to understand that your question should contain the facts, data related to these 2 points. So as you all know that Indian Renaissance was during 19th and मीन्स लेट 19 सॉरी द अर्ली 19 से लेकर के 20th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द रेनेसेंस पीरियड एंड what you can write in your introduction. So you can say that it was a period of social, intellectual, and religious awakening. And why? Because उस समय जो irregularities और सुपरस्टिशन और प्रिमिटिव कस्टम्स फॉलो किए जा रहे थे सोसाइटी में, तो उनको लेकर के रेनेसेंस की का सपोर्ट लेके एंशंट इंडियन हिस्ट्री की सहायता से कैसे उनको दूर किया जाए इस पर फोकस किया गया. अगर हम इसकी बात करें कि बॉडी में क्या लिखा जाए इस क्वेश्चन की, तो व्हाट वी कैन राइट इन बॉडी इज फर्स्ट यू हैव टू मेंशन अबाउट राजा राम मोहन राय. ही वाज आल्सो नोन एज फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया. अगर हम इनके वर्क की बात करें, इन्होंने क्या किया, जो उपनिषद थे उनकी इन्होंने रीडिंग की. इन्होंने पाया कि उपनिषद में इंडियन कल्चर सोसाइटी के बारे में क्या बताया गया. फॉर एग्जाम्पल, his work was that he abolished sati pratha. Similarly, he criticized idolatry. तो इन्होंने पाया कि उपनिषद में जो है ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है, तो उसकी सहायता से इन्होंने अपना ये काम किया. दूसरा अगर हम बात करें तो स्वामी दयानंद, ये एक स्टेप पीछे जा गए. कहाँ तक गए? ये वेदा तक. और इन्होंने एक कोड दिया, बैक टू द वेदास, कि हम हमारे जो डाइवर्स और फ्लरिश्ड हमारा जो कल्चर था ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, उसको जानते हुए जो प्रेजेंट एविल हैं उनको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, इस पर इन्होंने काम किया. तीसरी अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रोमिनेंट कौन होंगे? हमारे स्वामी विवेकानंद. आप सभी जानते हैं कि इन्होंने किस तरह का काम किया था. ठीक है, तो इनका विचार था कि एक रीअवेकनिंग, जो मासेस की रीअवेकनिंग है, वो किस पर बेस्ड हो? हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज और वैदिक स्क्रिप्चर पर. ठीक है, ये नियो वेदांती हैं, ये बात भी आप सभी को ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम बता सकते हैं. और लास्ट में हम कंक्लूजन में क्या बता सकते हैं कि लीडर्स लाइक स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ओके, इन्होंने क्या किया? दे बिलीव दैट कल्चरल रिवाइवल
and to eliminate the uh, superstition and primitive custom. सॉरी, क्या लिख सकते हैं इसमें कंक्लूजन में कि कल्चरल रिवाइवल क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल रिवाइवल। उसमें हम ये लिख सकते हैं कि टू बिल्ड नेशनल प्राइड एंड आइडेंटिटी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थ्रो लाइट ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशन मध्य भारत स्टेट फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं हम कि जो मध्य भारत स्टेट है वो हमारा कब बना था, 28 मई 1948 को। और चूंकि जोग्राफिकल लोकेशन की बात की है तो वी हैव टू मेंशन कि ये किस किस से सराउंडेड था। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री, तो वो हम बोल सकते हैं कि राजस्थान और कुछ पार्ट यूपी का। ठीक है, सिमिलरली वेस्टर्न बाउंड्री की अगर हम बात करें तो वो हमारा फॉर्मर जो विंध्य प्रदेश है और राजस्थान का कुछ पार्ट। ईस्टर्न की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, और सिमिलरली अगर सदर्न की बात करें तो हमारा मालवा का जो प्लेटू है उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब वैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन तो इतना ही है, ज़्यादा इसमें है नहीं, लेकिन हमें कुछ फिलर पॉइंट तो डालने पड़ेंगे क्योंकि 100 वर्ड्स का बनाना है क्वेश्चन। तो आप डायग्राम बना सकते हैं कि जो मध्य भारत का डायग्राम है वो क्या हो सकता है। ठीक है, और उसके आसपास आप जो सराउंडिंग स्टेट है उनको शो कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी दो कैपिटल थी, एक थी ग्वालियर, दूसरी थी इंदौर। ये दोनों जो हैं 6 मंथ के लिए होती थी। यहाँ का जो राज प्रमुख था उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, और वो कौन थे पहले, शिवाजी राव सिंधिया। इसके अलावा जो यहाँ के स्टेट हेड थे तो वो थे तख्तमल जैन। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को जो अ, चारों पार्ट हैं, लाइक विंध्य प्रदेश, सीपी, बेरार प्लस मध्य भारत एंड भोपाल स्टेट, इनको मिलाकर के क्या बना दिया गया, मध्य प्रदेश। ओके, यहाँ पर हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं देना चाहूँगा आप सभी को कि जो ये मध्य भारत था ये 25 प्रिंसली स्टेट से मिलकर बना था। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और कंक्लूड इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको हम ये लिख सकते हैं कि क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंट्रल में सिचुएटेड है, तो हम उसी को पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि सेंट्रल लोकेशन
made Madhya Bharat a significant cultural and political region in central India before it was integrated into Madhya Pradesh in 1956. Now we have to discuss our next question, that is 2.9, and it is British rule increased poverty in India. Review this statement in light of the facts. अब हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिश रूल था उसका इंडिया के ऊपर प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ और बहुत सारे हिस्टोरियन का ये मानना है कि इसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हुई। ठीक है, अब ये आप थोड़ा सा इंट्रो में से बता सकते हैं, इसके बाद व्हाट यू कैन राइट इन योर बॉडी इज इन पॉइंट फॉर्मेट। द फर्स्ट पॉइंट कुड बी ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब इसके अंदर आप क्या पॉइंट दे सकते हैं? पहला हो सकता है इकोनॉमिक ड्रेन। किस तरह से ये हुआ इसको आप बता सकते हैं कि हैवी टैक्सेशन लगाया जाता था किसके ऊपर? इंडियन गुड्स के ऊपर। और ट्रेड पॉलिसी किसको फेवर करती थी? ब्रिटेन को करती थी ट्रेड पॉलिसीज। और इसके बाद ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। एक इसमें आप लिख सकते हैं होम चार्जेस। ठीक है, अब ये क्या करता था, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी कि जो इंडिया के बाहर ब्रिटिश ऑफिस था, ठीक है, तो उसके नाम पर ये हमसे पैसे वसूलते थे, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मान सकते हैं इसको। एक डाटा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि 1765 से लेकर के 1938 तक जो दादा भाई नौरोजी ने एक एस्टिमेट लगाया था कि लगभग 9.2 ट्रिलियन पाउंड्स, अगर इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर, इतना अमाउंट जो है वो इंडिया से ड्रेन हुआ था। सोचिए किस एक्सटेंट तक हमको लूटा गया है। लेकिन ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं किसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज हुई? दैट इज अवर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी आप दो पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि किस तरह से लोकल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रक्ट किया गया, है ना। और जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी लाइक टेक्सटाइल, मेटल वर्क, शिप बिल्डिंग, इसको किस तरह से धीरे धीरे करके ख़त्म किया गया। देन स्पेशली टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, उसका एक सेपरेट पॉइंट बना सकते हैं क्योंकि टेक्सटाइल के हम मेजर एक्सपोर्टर थे, है ना। और सबसे ज़्यादा हार्ड हिट क्या हुआ? टेक्सटाइल, क्योंकि जो चीप ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थे वो इंडिया में इंपोर्ट होने लगे कम ड्यूटी पर। और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो फ्लरिश्ड लोकल हैंडलूम और टेक्सटाइल मार्केट था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में किस तरह से एक्सप्लोटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी, ये सब, है ना। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पीजेंट थे हमारे वो हेविली इंडेप्टेड हो गए। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी ज़मीन का उनको देना पड़ा। साथ ही साथ रूरल पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर फोर्स्ड कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो एंड ओपियम, ये भी एक रीजन था। चौथा पॉइंट हम बना सकते हैं फेमाइंस एंड फेमाइंस प्लस फूड इनसिक्योरिटी एंड हाउ इट हैपेंड। ये जो था यहाँ पर कि हमने कैश क्रॉप्स की तरफ
मूव किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि सीरियल्स थे वो कम हो गए, उसकी वजह से फेमाइन आने लगे। दूसरा ये था कि जो प्रोड्यूस्ड था अन्न हमारा, उसको ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड उनके वार चल रहे थे, और वॉर्स हैज़ अ हेवी कॉस्ट ऑन ह्यूमैनिटी। तो जो अनाज था वो वहाँ पर सप्लाई किया गया, जिसकी वजह से अनाज की कमी हो गई। ठीक है। और दूसरा ये कैश क्रॉप्स की वजह से भी कमी होने लगी। इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, फेमाइन्स और फूड सिक्योरिटी। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि स्टंटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसको नेग्लेक्ट किया, सिर्फ इन्होंने रेलवे लाइन वगैरह और जो इनके काम की चीज़ें थी वही इन्होंने बनाई। तो ये 5 पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट्स तो और भी हैं, फॉर एग्जांपल इम्पोवरिशमेंट ऑफ रूरल एरियाज, है ना, देन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, वो शायद मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। देन आप कंक्लूड कैसे करेंगे, ये सारे पॉइंट आप समराइज कर दीजिए। ठीक है, कि इन सभी पॉइंट्स की वजह से क्या हुआ है, इम्पोवरिशमेंट हुआ, है ना, एंड बिकॉज ऑफ destruction of local industries, oppressive land revenue system and the neglect of social and economic development की वजह से ब्रिटिश रूल ने सिग्निफिकेंटली इंडिया को इम्पैक्ट किया। ठीक है। देन नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मालवा उत्सव। तो मालवा उत्सव जो है ये, इसके इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि ये एक कल्चरल प्रोग्राम है जो कि इंदौर में सेलिब्रेट किया जाता है। और ऑर्गेनाइजर कौन होता है इसका, मध्य प्रदेश कल्चरल डिपार्टमेंट। थोड़ा और इस पर विस्तार में बात करें तो यहाँ पर क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड कल्चरल परफॉर्मेंस। अगर इसके की फीचर्स की बात करें कि की फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो वन कुड बी कल्चरल परफॉर्मेंस। इसमें आप क्या क्या लिख देंगे, फोक डांस, जैसे हमारा मटकी हो गया, गेर हो गया, एटसेट्रा। देन म्यूजिक, जो लोकल म्यूजिक है हमारा वो हो गया। दूसरा आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। तो यहाँ पर क्या होते हैं, एग्जीबिशन होते हैं। दूसरा वर्कशॉप्स होती हैं, देश विदेश के कलाकार और आर्टिस्ट यहाँ पर आके अपनी एग्जीबिशन लगाते हैं और लोगों तक अपना हुनर जो है वो पहुँचाते हैं। अगर खाने पीने की बात करें तो कुलिनरी डिलाइट भी बोल सकते हैं। जो लोकल खाना है यहाँ पर, है ना, जैसे कि दाल बाटी, भुट्टे का किस, ये सब भी काफ़ी एंजॉय किया जाता है। इसके अलावा एक हो सकता है कल्चरल एक्सचेंज, क्योंकि पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ कम हियर एंड एक्सचेंज देयर थॉट्स एंड देयर वैल्यू सिस्टम। तो आइडियाज़ और इन सभी का एक्सचेंज यहाँ पर हो सकता है।
साथ ही साथ इसका एक हिस्टोरिकल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी हो सकता है कि क्योंकि आसपास के जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ठीक है ना, तो वो हमारी लीगेसी को शो करते हैं कि किस तरह से हमारा कल्चर कितना एनरिच है। तो ये सारे पॉइंट्स आप जो है यहाँ लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि मालवा उत्सव is more than a festival. It is a celebration of our celebration of spirit of Malwa. इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये है हमारा डिस्क्राइब द सेलियंट फीचर्स ऑफ उदयगिरी केव्स लोकेटेड इन एमपी। उदयगिरी केव्स की अगर बात करें, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं कि ये गुप्तन पीरियड में बनाई गई हैं, 5th सेंचुरी के आसपास का इसका टाइम है। किसके रेन में? चंद्रगुप्ता सेकंड के रेन में। टोटल केव्स कितनी है? 20। और किस किस रिलीजन को बिलोंग करेंगी? हिंदुइज्म प्लस जैनिज्म। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रख सकते हैं। बॉडी में हम क्या बता सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिक साइट है। ठीक है, और जैसे कि जो पॉइंट यहाँ लिखे हैं इनको थोड़ा एलोबरेट कर देंगे। 20 केव जो हैं इनमें से इंपॉर्टेंट केव्स कौन कौन सी है? 1, 3, 4, 5, 13 एट्सेट्रा। सबसे इंपॉर्टेंट है केव नंबर 5th, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु का वराह अवतार दिखाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा केव नंबर 4 में एक लिंगम, भगवान शिव, उनको भी दर्शाया गया है स्कल्पचर फॉर्म में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और केव नंबर 13 में क्या बताया है, ऐसा मानते हैं कि जो राजा चंद्रगुप्त थे सेकंड, उनकी ही मूर्ति को शायद दिखाया गया है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब केव स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये जो नंबरिंग है 1 से लेकर के 20 तक, ये किसने दी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कुछ सैलिएंट फीचर की और बात करें अगर, तो ये सिंबोलिज्म और माइथोलॉजी को शो करते हैं। प्लस माइथोलॉजी कि किस तरह से उस समय के जो प्रीडोमिनेंट कल्चर था उसको सिंबल के माध्यम से यहाँ केव में दर्शाया गया है। तो ये बोल सकते हैं कि रिलीजियस सिंबोलिज्म को शो किया गया है। एक पॉइंट हो सकता है कि जो आर्टिस्टिक एक्सीलेंस है ना, किस तरह से पत्थरों पर जान डाली गई है उसको दिखाया गया है। साथ ही साथ हम बता सकते हैं कि एक और पॉइंट क्या हो सकता है, आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ये मिटा रहा हूँ मैं। आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में कि किस तरह से जो अर्ली हिंदू टेम्पल है, कि हम जानते हैं कि नागरा स्टाइल जो है हमारी, वो लगभग लगभग 5th सेंचुरी 4th सेंचुरी के आसपास ही डेवलप होना शुरू हुई थी, है ना। तो यहाँ पर केव के अंदर जो स्क्रप्चर और जो छोटे टेम्पल बनाए गए हैं, तो वो हम मान सकते हैं कि जो अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल
आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल है, उनमें से ये एक हो सकता है। कंक्लूजन, ये जो पॉइंट है इनको आप समराइज कर देंगे कि all these remarkable sculpture, inscription and architectural features make them a vital link to understand the early development of Hindu and Jain art and temple architecture in India. समझे? इसके बाद हम आते हैं अपने जो 6 मार्कर है उसका लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ अमरकंटक। अब अमरकंटक की अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, तीर्थराज। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि अमरकंटक इज ऑल्सो नोन एज, सॉरी, तीर्थराज, है ना? क्यों? क्योंकि इसका एक प्रोफाउंड कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। अब अगर रिलीजियस, ये पूछा भी है क्वेश्चन में, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक हेडिंग बना देंगे, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और यहाँ पर पॉइंट फॉर्मेट में लिख देंगे नंबर 1 कि सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर। आप सभी जानते हैं नर्मदा कितनी पवित्र नदी है मध्य प्रदेश वासियों के लिए। सोर्स ऑफ नर्मदा, और इनको हम गोडेस की उपाधि भी देते हैं। दूसरा, सॉरी ये पेन बार बार डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, रिलीजियस पिल्ग्रिमेज। तीसरा हो सकता है माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ऐसा मानते हैं कि अमरकंटक जो है वो लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली रामायण में भी इसका एक आख्यान आता है कि ड्यूरिंग द एग्जाइल ऑफ लॉर्ड रामा ही केम हियर, एंड पांडवा ऑल्सो इन महाभारत ड्यूरिंग देयर, वो जो 12 वर्ष का उनको शायद वनवास दिया गया था, 8 का था या 12 का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इतनी मुझे जानकारी नहीं है, थोड़ी मेरी भी हेल्प कीजिए आप लोग। तो एट दैट टाइम दे स्पेंड सम टाइम इन अमरकंटक, पांडवाज ऑल्सो। चौथा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं क्या, कि टेम्पल्स एंड सेक्रेड साइट्स। तो एंशियंट टेम्पल कुछ यहाँ पर हैं, जैसे कि कर्ण मठ, सेकंड मृत्युंजय आश्रम, ओके, ये लिख सकते हैं। नाउ कम टू द कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो I have to rub all this thing so that I can explain the cultural significance. कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर द फर्स्ट पॉइंट इज सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड learning. How? Because here you can find many ashramas and hermitage on the bank of river Narmada. Second is the cultural heritage, like various tradition of art, dance, music, etc. developed here.
second point could be diverse religious influence. यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि जो जैन तीर्थंकर थे, भगवान आदिनाथ, उन्होंने मेडिटेशन किया है ना। तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीकल्चरल पिलग्रिमेज साइट है अमरकंटक। तीसरा पॉइंट हो सकता है फेस्टिवल्स प्लस रिचुअल्स। इसमें क्या लिखेंगे हम? नर्मदा जयंती एंड मकर संक्रांति। इस दौरान यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और नर्मदा नदी में स्नान करते हैं। साथ ही साथ प्रेजेंट टाइम है, तो कंक्लूजन में हम इसको कर सकते हैं कि ऑब्वियसली अमरकंटक हैज़ रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, बट at present time it has environmental and ecological importance as well. How? Because it is a biodiversity hotspot. ओके, तो इससे आपका आंसर एक एनरिच आंसर बनेगा कि आपको प्रेजेंट टाइम की भी समझ है। सो गाइज, आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो ऑन दिस नोट आई वांट टू कंक्लूड दिस वीडियो। और जो 15 मार्कर हैं जिनको कि 300 वर्ड्स में हमें एक्सप्लेन करना है, लिखना है। So here we have liberty to express our artistic skills. For example, if you want to draw a map, draw a flow chart, diagram, whatever you want to draw or present, you can easily do uh, those things. So I think that we have to discuss all these 6 questions because every question has one alternative also. So these 6 questions we have to discuss in our upcoming videos. So stay tuned, guys, and stay curious and keep learning. And also do not forget to subscribe our YouTube channel Learning Lab, where you can learn without limits. Namaskar and Jai Hind.